अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़ के साथ साथ वीकेंड शाइन विद अनिशा। अच्छा जी, कुछ कुछ चीज़ें कभी कभी हो जाती है और बहुत अच्छी होती है। हाँ, दोनों दोनों मेरे ही है, कराची की आवाज़ और वीकेंड शाइन भी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, इसी के साथ साथ मैं हमेशा जब ऑन एयर आती हूँ तो मैं आपके लिए आपको एक दुआ देती हूँ कि अल्लाह हमेशा हंसता मुस्कुराता खुश रखे, आबाद रखे। आज ही बोलते हुए एक दिन एकदम से ना मेरा दिमाग कहीं और चला गया और मैं बाकी सारी चीज़ें भूल गई और वो मेरा दिमाग किस तरफ गया और मैं एकदम कहाँ खो गई कि मैंने अपने दूसरे शो का भी नाम ले लिया। और वजह क्या थी? वजह ये थी कि जो अभी हालात हैं, जिस तरह से आप अगर हमारे सिंध की तरफ देखें तो गांव के गांव तबाह हो चुके हैं। जनूबी पंजाब की तरफ आप अगर देखें तो वहाँ की क्या सूरत हाल है। और फिर जब आप सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियोस देखते हैं कि जिस तरह से वो रो रहे हैं, जितना वो तकलीफ में है, जिस तरह उनके घर टूट गए, जिस तरह उनकी कीमती जानें, जो घर वाले लोग जो हैं वो सैलाब के साथ पानी के साथ चले गए, उनके पास खाने को नहीं है। साथ साथ कल एक मैंने वीडियो देखी कि 5 भाई कोई जो है वो तकरीबन मेरे हाल से 4 घंटे जो है वो कोशिश करते रहे कि शायद वो बाहर आ पाए। उस जगह से तो आ नहीं सकते थे और उनको मदद मिल नहीं सकी और वो पानी के साथ ही चले गए। तो इस तरह की चीज़ें देखने के बाद आप यकीन करें कि इतनी ज़्यादा शदीद तकलीफ़ है कि अब मैं जब जैसे ही फेसबुक पे या कहीं आती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अब इस तरह की कोई वीडियो आएगी और वो देखने के बाद वाकई बहुत तकलीफ़ होती है। और मैं अपने देखने वालों को सबको यही कहना चाहूँगी, जो NGOs काम कर रही हैं, हम लोगों को ये नहीं सोचना कि गवर्नमेंट का काम है। इतनी बड़ी तबाही है, इतनी बड़ी तबाही है कि गवर्नमेंट उसको खुद से इतना ज़्यादा नहीं कर सकती है। हम लोगों को भी हिस्सा डालना चाहिए। जिस तरह से NGOs हैं वो अपने तौर पे कर रही हैं, आप लोग एक एक फ़र्द अगर अपने तौर पे जितना छोटा या बड़ा जो भी हिस्सा डालना चाहे वो आप डालें। और उनका इस टाइम उनको हमारी मदद की ज़रूरत है, ये हमें सोचना चाहिए और इस पर ज़रूर काम करना चाहिए। सारे साल तो हम सारी सारी चीज़ें करते रहते हैं, अब हम लोगों ने ज़रूर करना है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं अपने गेस्ट को वेलकम करूँगी और उसके बाद मैं उनसे भी कुछ सवालात करूँगी। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी एजुकेशन, तालीम। उस पर करेंगे, बहुत ख़ास टॉपिक है क्योंकि अगर आपने जो है अपने फ्यूचर की बुनियाद रखनी है तो वो तालीम पे ही होती है। अगर अच्छी तालीम आपको मिलेगी तो आप यकीनन ज़िंदगी में आगे बेहतर तरीके से बढ़ेंगे। हमारे साथ जो मौजूद है माहिर तालीम है, तज्ज़ियाकार भी हैं, उनका नाम है सैयद वक़ारुल हसन साहब। उनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर, अल्लाह सबसे पहले तो जो स्टार्ट में ही मैंने बात की, जिस तरह से पाकिस्तान में आप देखें, आप अगर सिंध की तरफ देखें, जनूबी पंजाब की तरफ देखें, उससे पहले बलूचिस्तान की तरफ देखें, और अब जिस तरह से सारी चीज़ें आ रही हैं, ये जिस तरह के हालात हैं कि पूरे गांव के गांव उजड़ चुके हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? और उसके बाद ये बताएं कि तालीम तो समझे वहाँ से ख़त्म हो गई, स्कूल टूट गए, सब कुछ ख़त्म हो गया, बच्चे डिस्टर्ब हो गए, एक जहनी तौर पे परेशान हो गए, उन बच्चों को तैयार करना, फिर उस तरफ लेके आना, ये सारी चीज़ें आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? सबसे पहले थैंक यू, आपके चैनल की तरफ से बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। देखें, मैं बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि आज पाकिस्तान को वजूद में आए 75 साल हो गए। 75 ईयर्स गुजरने के बाद भी हम मज़ीद नीचे के नीचे जा रहे हैं कंटिन्यूसली। मुझे एक फीलिंग ऐसे डेवलप होती है कि हम खुदा न खास्ता ऐसा है जैसे हम सियासी यतीम हैं। सियासी यतीम इस सेंस में मैं कहूँगा कि जिस तरह आप अगर यतीम बच्चों को देखें ना तो उसका कोई पुरसान हाल नहीं होता। कहीं से कोई चीज़ें आ जाएं, कोई से खैरात की चीज़ आ जाए, कहीं से कोई मामू ने दे दिया, चचा ने दे दिया, इस किस्म की चीज़, और वो यतीम बच्चा हमेशा अपने बाप के जाने के बाद वो देख रहा होता है दूसरों की तरफ। हम इस वक्त सही लीडरशिप ना होने की वजह से पाकिस्तान कंटिन्यूसली एक सियासी यतीम का शिकार है। और अगर सही बाप नहीं होगा एज ए सही लीडरशिप की सेंस में, तो सही प्लानिंग नहीं होगी, सही उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। पाकिस्तान 75 साल गुजरने के बाद भी आज हम बांग्लादेश से भी पीछे हैं, जो कि इसका पार्ट था पाकिस्तान का। जी। अभी हाल ये है कि बारिशों में अगर आप देखें बारिशों में जो हाल हुआ है वो तो समझ लें कि वो पूरे पूरे गांव तबाह हो गए हैं, बच्चे बिल्कुल हाल ऐसा है कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। एवरीवन कैन वॉच इन सोशल मीडिया ख़ासतौर पर, और चैनल्स भी दिखा रहे हैं, कवरेज कर रहे हैं। अब थोड़ा सा चैनल्स को होश हुआ है कि थोड़ा सा वो सियासी एक्टिविटी छोड़कर अब वो इस तरफ दिखा रहे हैं। तो इंसानियत ख़त्म होने के साथ साथ हमारी जो अगेन मैं कहूँगा जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो आला हुक्काम हैं, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बढ़ती है। हम असल में चीज़ें होने के बाद क्यों जागते हैं?
हमारी कोई प्लानिंग नहीं है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की कोई प्लानिंग नहीं है। जब चीज़ें हो जाती हैं, सैलाब आ जाता है, जब चीज़ें ख़राब हो जाती हैं रोड टू, फिर उसके बाद हम जागते हैं। अच्छा, जागते भी कैसे हैं इसका मैं बताऊँ। आज मैंने देखा वो जो खीमा, जो खैमे के रेट जी, वो डबल हो चुके हैं। क्या बात है, पाकिस्तानियों जीत गए हो मतलब। अब मेरी मैं थोड़ा सा प्लीज इधर से ही बात करूंगी। ये कल भी मुझे जब मैंने किसी से बात की खैमों की, तो उन्होंने कहा कि पहले यानी जो रेट थे, अब अगर हम उस रेट पे खैमा लेने जा रहे हैं तो उस रेट पे नहीं मिल रहा है। यानी कि हम अगर मदद भी करना चाहें तो हम कैसे ले, जिस रेट पे एक खैमा मिलता था, अब उस दो मिलते थे जिस रेट पे, अब उस पे एक मिल रहा है। एक मिल रहा है, तो वो डबल हो चुके हैं अप्रॉक्स। अब आप अच्छा, ये देखें हाल। जो प्लास्टिक से सिंपल प्लास्टिक बैग्स, जो वो एक समझ लें वो कुछ भी नहीं है, उसकी क्या होगा, उसके भी रेट हाई हो गए, उसकी भी रेट। तो ये हमारा ये है, जो कोविड में हमने मास्क के रेट को डबल तिगुल कितनी गुना कर दिया था, तो इसमें भी हमें बिजनेस का लगा हुआ है, हम सोचते हैं। और बाहर के मुल्कों में अगर आप देखें तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। तो असल चीज़ है हमारी थिंकिंग डेवलप नहीं रही, बीइंग इंडिविजुअल भी और बीइंग गवर्नमेंट लेवल भी। तो हमें सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, हमें लीडरशिप सही होनी चाहिए और हमें इंडिविजुअल्स को भी ये सोचना चाहिए कि शुरू से प्लानिंग करें, कोई आफत आने से पहले ही हम उसके, कोई हमारे यहाँ पे आप देखें डिजास्टर मैनेजमेंट की कोई चीज़ नहीं है। डिजास्टर मैनेजमेंट पे काम होना चाहिए, प्रॉपर वे में होना चाहिए और हमारी थिंकिंग डेवलप होनी। जब ये चीज़ें, जब भी कोई डिजास्टर्स आते हैं, कोई ऐसी चीज़ें होती है, तो इसमें देखें चीज़, हर बंदा जो कारोबार कर रहा है उसको डबल और ट्रिपल कर देता है। ये चीज़ें, इस पर गवर्नमेंट को भी एक्शन लेना चाहिए। तो ओवरऑल ये जो फ्लड की सिचुएशन देख लें या जो भी जितने आफात आते हैं, कुदरती आफात आते हैं जो कि कंट्रोलेबल नहीं होते, लेकिन हम फिर भी उसको अपनी प्लानिंग से और अपने प्रॉपर लीडरशिप से उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हमारे दूसरे गेस्ट जो हैं उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया, तज्जियाकार, उनको वेलकम करते हुए अपने शो पे। दानिश उनका नाम है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दानिश आप? दानिश, आपका पूरा नाम वैसे क्या है? मैं दानिश उज़ ज़मा, चेयरमैन प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन हूँ। ठीक है जी, थैंक यू जी, आपका तारुफ का थैंक यू। कभी कभी तारुफ मैं ले भी लेती हूँ, मैं कहती हूँ अब आज तारुफ आधा सा लिखा हुआ था तो मैं आपसे पूरा तारुफ पूछ लेती हूँ। कैसे हैं आप? ठीक है जी। अच्छा जी, मैं आप दोनों से एक सवाल करती हूँ कि जिस तरह से सिंध के जो गांव जिस तरह से डूब चुके हैं लोग, वहाँ से अब सच्चल गोड जो स्कूल्स हैं वहाँ पे आके उन्होंने जो है वहाँ वो लोगों ने रिहाइश और वहाँ पे अपना काम सिस्टम ऑन किए कि चलो रहने की जगह, सर पे छत और खाने के लिए एनजीओस तो माशाल्लाह कराची से लोग चले जाते हैं। अब ये बताएं कि जून जुलाई तो ख़त्म हो गई, अगस्त है, फिर आगे पेपर्स भी है, तो उनके रहने से जो वहाँ बच्चे हैं, क्या उनकी जो है एजुकेशन में, उनकी पढ़ाई में, उनके सिस्टम में क्या वो डिस्टर्ब नहीं होगी? तो वो किस तरह से देखा जा रहा है कि अब इन चीज़ों को किस तरह किया जाएगा? अगर हम वहाँ के लोगों को या स्कूल्स में या कहीं ला के अगर उनको रोकते हैं कि यहाँ पे वो रहें, उनकी भी सर पे छत नहीं है, तो फिर यहाँ के जो बच्चे हैं उनकी भी तो पढ़ाई पे फ़र्क पड़ेगा ना। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अगर ये फॉर द टाइम बीइंग है तो इसके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। लेकिन अगर ये इसे परमानेंट बेसिस पे लेते हैं या एक टाइम ड्यूरेशन इसमें ज़्यादा देते हैं तो इन्हें फिर स्कूलों की इमारतों की जगह कोई अल्टरनेट प्लेस इसके लिए मुंतखब करने चाहिए। यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ये ना इसके अंदर इन्वॉल्व करें, ये ऐसी मकामत इसके अंदर इन्वॉल्व करें जिससे बच्चों की पढ़ाई का हर्ज ना हो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल वक्ती तौर पे इन्हें कोई ऐसी जगह नहीं मिलती तो फॉर अ वीक ये इक़दाम किया जा सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा ये बढ़ाना नहीं चाहिए। क्योंकि देखें वो लोग भी जो इसकी जद में आए हैं, फ़िलहाल तो उनको अपना सर छुपाने के लिए एक छत चाहिए। उनके भी मसाइल को सामने रखते हुए ये इक़दाम करना बेहतर है, लेकिन इस इक़दाम को ज़्यादा ना बढ़ाया जाए। तालीमी हर्ज पहले ही कोविड में 2 साल एक बहुत अरसे तक हुआ और उससे बच्चों के अंदर जो गैप आया है उस गैप को अभी तक कोप अप नहीं किया जा सका है। यानी जो एक कंटिन्यूटी के साथ स्कूल खुलना होता है वो स्कूल अब तक खुल नहीं सके हैं। अभी हमने अभी जब बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है मई के मंथ में, तो जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने यही आइडिया लगाया कि वो बच्चा जो 90% रिजल्ट गेन करता था, अभी उस बच्चे के बेसिक्स क्लियर करना मुश्किल हो गए हैं। क्योंकि एक गैप जो आता है वो 2 साल का गैप एक बहुत बड़ा गैप होता है।
तो इन तमाम चीज़ों को जो हकीकत हैं सामने रखते हुए इन्हें ऑल्टरनेट प्लेसेस का इंतखाब करना चाहिए। हमारे पास कमी नहीं है, बहुत सी ऐसी इमारतें हमारे पास हैं जो खाली हैं और जो सरकारी तहवील में भी हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो उन जगहों का इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी। अच्छा, इन्होंने ये कहा कि कोविड में जो 2 साल का गैप आया है, अब उसके बाद बच्चों का वो रिजल्ट नहीं आ पा रहा। आप समझते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, हाई जो हमारी एजुकेशन है, क्या उसका मयार कोविड से पहले क्या बेहतर था? देखिए, फिजिकल एजुकेशन का तो कोई नूल बदल नहीं है, ऑनलाइन नहीं होता। फिजिकल एजुकेशन एक उसकी इम्पोर्टेंस बहरहाल है। ऑनलाइन कल्चर कोविड की वजह से कोविड ब्लेसिंग भी हो गया उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन पे आना चाहते हैं। ठीक। इट्स अपॉर्चुनिटी, बट मैं ये समझता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी की हद तक तो ली जा सकती है सम सिचुएशन में, और ज़्यादातर ये सीनियर क्लासेस के लिए हो सकता है। मतलब हायर एजुकेशन में ये चीज़ें फिर भी थोड़ी बहुत एक्सेप्टेबल हैं, और रिसर्च बेस्ड एजुकेशन में ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी लेवल में। लेकिन प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन और कॉलेजेस वगैरह को अगर देखा जाए तो उसमें तो फिजिकल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये कोई मैं इनसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। कोविड की वजह से जो गैप आया है बच्चों की लर्निंग में, वो बहुत बड़ा गैप है। इसको एक अरसा लगेगा से इसको फुलफिल करने का, और अभी तक हम उससे जो गैप में जो हमारा नुकसान हुआ तालीम का, बच्चों का जो नुकसान हुआ है, वो उस लिहाज से वो बच्चा अभी वो गैप को फुलफिल करने में भी एक वक्त लगेगा। मुझे तो ये लगता है कि अब हायरिंग के लिए खैर ऐसा ना हो कि अखबार में ऐड आए कि भाई ये कोविड के दौरान जो लोग थे वो पास आउट थे वो ना अप्लाई करें, क्योंकि उनकी स्किल एबिलिटीज वो नहीं हुई, वो जस्ट उन्हें धक्का दिया गया आगे, और वो चंद कोर्सेज फिजिक्स और मैथ और इसके सिर्फ एग्जाम लिया गया बच्चों को और मार्क्स दे दिया गया। आप बिलीव करें, जो बच्चा फेल होता था ना वो हायर मार्क्स लेकर बैठा हुआ, मतलब 90 प्लस। और इस दफ़ा आप रिजल्ट उठा के देखें कि बच्चों की जो पासिंग परसेंटेज है उसका एवरेज बहुत हाई है, लेकिन उसे उसकी एबिलिटी देखें नहीं है वो नहीं। क्योंकि फिजिकल एजुकेशन की एक अपनी अलग इम्पोर्टेंट है। क्लासरूम की टीचर की जो अहमियत है वो ऑनलाइन पे कभी नहीं हो सकती। अच्छा, फिर मैं एक चीज़ ज़रूर और भी कहना चाहूँगी, हमें ये चीज़ें भी तो नज़र आती है ना कि जिस तरह से पेपर देने जाते हैं, जिस तरह से वहाँ चीटिंग हो रही होती है, जिस तरह से सारी चीज़ें होती है, और फिर कुछ अगर, क्योंकि हमारे मुल्क में ये भी बड़ी चीज़ है, और ये मैं शायद बोल रही हूँ तो किसी को नहीं लगेगी, सबको पता है कि अगर आपका कोई अच्छी पोस्ट का बंदा जानने वाला है तो एक कॉल हो तो फिर नंबर आगे पीछे भी हो जाते हैं, सारी चीज़ें भी हो जाती हैं। तो फिर आप क्या समझते हैं कि फिर वो ठीक है, क्या वो बच्चे कुछ कर पाएंगे लाइफ में आगे? देखिए, वैसे तो अगर देखा जाए तो ओवरऑल सिस्टम हमारा एजुकेशन को इसमें बहुत बड़ी इसमें चेंजेस की ज़रूरत है। वो इन डिटेल में अगर आप उस पर जो उस टॉपिक पे फिलहाल में नहीं आ रहा, ओवरऑल अगर मैं देखूं तो हमारे यहाँ पूरा, मैं अगर इस पे बहुत ओपनली बोलूँगा कि हमारे यहाँ असेसमेंट एंड एवेल्युएशन का जो सिस्टम्स है एग्जामिनेशंस का, उसको हमें चेंज करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ जो स्कूल से लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पर जो रट्टाफिकेशन का जो है ना, उसमें मैं पहले भी शायद कह चुका हूँ कि इसमें हम जो है बच्चों की एबिलिटी का टेस्ट कह लेते हैं, उसकी याददाश्त का इम्तहान लेते हैं। आप कितने सवाल याद कर सकती हैं? अगर आप अच्छे क्वेश्चंस को याद कर सकते हैं, हम क्रिएटिविटी का तो पेपर ही नहीं लेते हैं। हम उसकी बच्चों की इनोवेशंस के लिहाज से थिंकिंग की ना, उसे मैं उस तरफ उसको ले जाता हूँ। हमारे सवाल जो होता है, आप क्वेश्चंस में देखें, डिस्क्राइब, डिफाइन, वहीं तक सवाल सारे क्वेश्चंस होते हैं, और बच्चे को इस तरह फोकस किया जाता है हाउ टू गेट द हायर मार्क्स। लर्निंग के साइड पे हमारी एग्जामिनेशन पैटर्न को ले ही नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये रिजल्ट होता है कि बच्चे जॉब में प्रॉब्लम होती है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं होता है। तो एग्जामिनेशन सिस्टम को ओवरऑल चेंज करने की ज़रूरत है। अब आगे बात आपकी दूसरी वाली कि जो आपने सवाल अभी इसका ये किया था कि बच्चे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं हमारे क्वेश्चन उसमें पेपर्स में, उसमें कोई कॉल आ जाती है या कोई ऐसी रिसोर्सेज, वो तो बदकिस्मती से हमारे यहाँ है, एग्जिस्ट करती है। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको ये कहूँगा कि फिर भी प्राइवेट इदारों में बेहतर है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट। देखिए, गवर्नमेंट का हाल हमारा बहुत बुरा है माजरत के साथ। गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट स्कूलों और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जो कुछ कर रहे हैं वो इटसेल्फ, टीचर भी अगर अच्छा पढ़ा रहा है तो उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी, असेसमेंट अकाउंटेबिलिटी का कोई वो नहीं है। मुझे, क्योंकि मैं इस फील्ड से हूँ, रिलेट करता हूँ, मैं ओवरऑल गवर्नमेंट के स्कूल की कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ, इल्ला माशाल्लाह कुछ बेहतर है, लेकिन अक्सरियत प्राइवेट में अकाउंटेबिलिटी फिर भी है। ऐसा नहीं है कि ये जो कॉन्सेप्ट दे दिया गया कि कॉल आ जाए, ये गवर्नमेंट इदारे में चनेक होता है, लेकिन ओवरऑल सिस्टम ऐसा नहीं है। अच्छा। मतलब चीटिंग का कल्चर भी काफ़ी हद तक प्राइवेट इदारों में फिर भी नहीं है।
और इस पर प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है। इवन हमारी यूनिवर्सिटीज़ में देख लें, अगर बच्चा अगर चीटिंग की थोड़ी सी भी हो तो उसको हम क्लास से आउट कर देते हैं और रेस्टिकेट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, लेकिन मैं वही कहूँगा ना, देखें बच्चों को हमने आसानियाँ इतनी दे दी हैं, बच्चा एग्ज़ाम जब दे रहा है ना, टीचर को, बच्चे को खुद पता आज मेरे पेपर में क्या आ रहा है। उसने 10 सवाल याद करना, 10 उससे जाके वहाँ पे वोमिट कर देना और कुछ भी नहीं करना उसने। तो 10 क्वेश्चन याद करना, 15 क्वेश्चन याद करना सेमेस्टर सिस्टम में, और वो ले जाकर वहाँ पे वो उसने पेपर को लिख देना। उसे पता है लिखना भी क्या, ये भी मालूम है उसे। तो आप 90% से 95% स्टूडेंट्स को पता है कि आज पेपर में ये क्वेश्चन मेरे पास आएंगे। तो थोड़ा सा बच्चों को एग्जाम में, एग्जामिनेशन के लिहाज से थिंकिंग के, जैसे ओ लेवल का आप कल्चर देख लें, ए और ओ लेवल में, ओ लेवल में जब बच्चा पेपर देता है तो उसको नहीं पता होता कि सवाल, उसको उससे रीजनिंग पे क्वेश्चन होता है, उसको क्वेश्चन पे, उसको सोचने पे मजबूर किया जाता है क्वेश्चन पे, ताकि वो सोचे। उसको एक ऐसे डायरेक्ट सवाल और आंसर जवाब का कल्चर नहीं होता है कि बस ये सॉल्व हो गया और इतने मार्क्स मिल जाएंगे। तो जितनी अच्छी रीजनिंग, तो इसलिए वो लॉजिकल थिंकिंग को ज़्यादा इम्प्रूव करता है। वो ये समझें क्रिएटिविटी उसकी ज़्यादा बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट लिहाज से। इसीलिए ओ लेवल का बच्चा ज़्यादा शार्प होता है बनिस्बत हमारे जो नॉर्मल सेकेंडरी स्कूल्स के लिहाज से। तो ये ऐसा फिर भी उतना नहीं है, लेकिन फिर भी ये एग्जिस्ट करता है कि कॉल आ जाए और ये सारी चीज़ें। ठीक। अच्छा ये बताइएगा, अब आपसे ये सवाल है कि अगर गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस में जो है इस तरह का सिस्टम है, तो फिर जो लोग प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखें, इस वक्त प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अलावा जो कोई ऑप्शन है नहीं। अगर एक प्रैक्टिकली देखा जाए कि कौन सा गवर्नमेंट इदारा है स्कूल लेवल पे, क्योंकि बेसिक्स तो स्कूल लेवल पे बन रही है ना, या कौन से ऐसे पेरेंट हैं जो अपने दिल से बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कराएंगे या कराते होंगे। अगर कोई एक लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाला पेरेंट भी है, तो उसकी भी ये कोशिश होती है कि किसी तरीके से ओवर टाइम करके या पार्ट टाइम करके वो अपने बच्चों के स्कूल की फीस अफोर्ड कर सके, यानी वो उसे किसी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवा सके। गवर्नमेंट स्कूल की तरफ अगर आप आती हैं तो सबसे पहली खामी ये होती है कि जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, तो उनका जो इंतखाब है वो ही सबसे ज़्यादा उनका डिस्टर्ब हुआ हुआ है इस वक्त। यानी अगर आप किसी बच्चे को एक ऐसे टीचर के अंडर सुपरविज़न कर देते हैं जो उस बच्चे की कैपेबिलिटी के हिसाब से या उस बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे नहीं पढ़ाना जानता होगा, तो उस बच्चे का तो पूरा एक साल जो उस क्लास का है वो वहाँ ज़ाया हो रहा है। सिर्फ अटेंडेंस की हद तक तो वो हो सकता है, लेकिन वो एक बच्चे के जो इम्प्रूवमेंट होती है उसके अंदर, वो चीज़ें गवर्नमेंट स्कूल में पॉसिबल आज के दौर में तो नहीं है। हाँ, एक वक्त ऐसा था जिस वक्त गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी एक बेहतर तालीमी माहौल में तालीम हासिल कर रहे थे, उनके असातिज़ा कराम एक बेहतर अंदाज में तालीम दे रहे थे। लेकिन अब देखा जाए तो जितनी भी गवर्नमेंट आई हैं, उन्होंने एजुकेशन के ऊपर अपना फोकस नहीं रखा। यानी एक होता है कि आपकी गवर्नमेंट आने के बाद आपका सबसे ज़्यादा ध्यान किन चीज़ों पे होना चाहिए, तो यहाँ गवर्नमेंट का ध्यान होता है एक दूसरे पे अक्सरियत ले जाने पे, जबकि ना तो डेवलपमेंट पे हो रहा है ना ही एजुकेशन पे हो रहा है। और इन तमाम चीज़ों का असर सिर्फ मौजूदा जनरेशन को नहीं है, आने वाली जनरेशन को भी होगा। और वो इस तरीके से होगा कि वो पेरेंट जो किसी भी वजह से अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहा है, कल को उसका बच्चा अगर वो ज़हीन भी है, वो इतना काबिल भी है कि वो कुछ माशरे में बेहतर अपना किरदार अदा कर सकता है, तो उसे आपने मौका ही नहीं दिया, आपने उसकी जितनी सलाहियत थी उसे किल कर दिया वहाँ पे। क्योंकि देखें, ये जो रियासत जो होती है उसकी जिम्मेदारी होती है सेहत और तालीम। तो जब रियासत इन दोनों ही चीज़ों को देने में फेल हो जाएगी, तो फिर आप अपना काम किस तरह कर रहे हैं और क्या काम है आपके, ये आपको सोचना चाहिए। हमारे यहाँ पे अगर आप प्राइवेट आप स्कूल देखें तो कैटेगरीज हो गई हैं कि लो फी बजट के भी स्कूल हो गए हैं और हाई फी बजट के भी स्कूल हो गए हैं।
वो बच्चे जो किसी भी लो फी बजट के स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात होती है कि मेरे बच्चे को एटलीस्ट कोई पढ़ाने वाला टीचर वहां पे मिल गया है। तो इन तमाम चीजों के ऊपर जब तक गवर्नमेंट संजीदा नहीं होगी, हम वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। यानी सवाल हम आइंदा 10 साल में भी ये करेंगे कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को कैसे बेहतर कर सकते हैं, और आइंदा 10 सालों में भी हम यही जवाब दे रहे होंगे कि जब तक गवर्नमेंट का कोई फोकस नहीं होगा। तो इन चीजों की कमी जो है, जो गैप है, इसको सिर्फ गवर्नमेंट ही पूरा कर सकती है। ठीक है सर। सर आपसे एक तो ये पूछूंगी किस यूनिवर्सिटी में, उस यूनिवर्सिटी का नाम भी है, और उसके साथ में अब जरा हायर एजुकेशन पे भी बात करती हूँ, हो सकता है मुझे कोई देख रहा हो, क्वालिटी एजुकेशन किस तरह से दे सकते हैं। मैं इसके बाद ब्रेक पे जाऊंगी। सिर्फ सवाल इसलिए कर रही हूँ कि जो लोग बैठे हुए हैं या कुछ लोगों के बच्चे सो रहे हैं, तो उन्होंने अगर सुनना है तो अपने बच्चों को 2 मिनट उनको मिल जाए सुनने के लिए कि उठाओ और सुनो। ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन हम कैसे दे सकते हैं और कौन से ऐसे मेजर इश्यूज हैं जो क्वालिटी एजुकेशन देने से हमें रोक रहे हैं। ठीक है, ये दोनों सवाल है जिनके दोनों अलग अलग हमें जवाब देने हैं। क्या हम क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, और अगर नहीं दे पा रहे तो वो कौन से मेजर इश्यूज है जिसकी वजह से नहीं दे पा रहे। और जो बच्चे हमें सुनना चाहते हैं उनकी माएँ जल्दी जल्दी उनको उठा ले, क्योंकि मैं एक ब्रेक लूंगी, फिर वापस आऊंगी, सर से इसका जवाब लूंगी। तो लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनीशा। तो सर मैं आपकी तरफ आती हूँ। ब्रेक पे जाते हुए आपसे सवाल करके गई थी ताकि लोगों को ये ना लगे कि हो सकता है कि आज भी गवर्नमेंट के पीछे ही लगे हुए ही उन्हीं की बातें करेंगे। मैंने कहा नहीं, कुछ हमने काम की भी बातें करेंगे। सबसे पहले तो आपने मेरे यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा था। मेरा ताल्लुक सलीम हबीब यूनिवर्सिटी से है। अच्छा। सलीम हबीब यूनिवर्सिटी न्यू डेवलप्ड यूनिवर्सिटी एंड हाईली इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी बहुत है। अच्छा। वहाँ पे मैं एज ए क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल डायरेक्टर QEC की जिम्मेदारियाँ निभा रहा हूँ। क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल बेसिकली करता क्या है, वो अश्योर करता है क्वालिटी एजुकेशन को। यू कैन से दैट वी आर जस्ट फैसिलिटेटर एंड जस्ट आइडेंटिफाई द गैप। HEC के जो पॉलिसीज़ हैं और जो उनकी कंप्लाइंसेस हैं उसको हम 100% मीट कर पा रहे नहीं, कि उसकी गैप आइडेंटिफाई करना। ये तो मेरा एज ए क्वालिटी डायरेक्टर QEC में हूँ वहाँ पे। प्लस दूसरे एकेडमिक में जो भी एडवाइस होता है वो मैं देता रहता हूँ। अब सवाल जो आपका दूसरा है पार्ट 2, क्वालिटी एजुकेशंस के वो क्या मेजर फैक्टर्स हैं। देखिए मैं 3 स्टेप्स में बात करूँगा। सबसे पहले हायर एजुकेशंस को मैं फोकस करना चाहूँगा। देखिए हायर एजुकेशन ने जिस तरह से, हायर एजुकेशन में एक इदारा जो एक हायर एजुकेशन ने जब UGC से HEC बना, उसके बाद हायर एजुकेशन ने QAA क्वालिटी एश्योरेंस डिवीजन, क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी बनाई है। तो QAA के थ्रू जो चीज़ें हो रही हैं उसका सबसे पहले था कि हर यूनिवर्सिटीज़ में इस वक्त क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल का एक ऑफिस कायम किया गया, एक दफ्तर। और उसके क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल का जो ऑफिस है उसकी जिम्मेदारियाँ ये हैं कि जो उनकी यूनिवर्सिटीज़ में जो चीज़ें हो रही हैं रिगार्डिंग एजुकेशन से रिलेटेड, और जो रेगुलेटरी अफेयर्स हैं, जो कि जितने भी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जो कि एक्रेडिटेशन रहती हैं, जो डिफरेंट चीज़ों को वो फोकस कर रही हैं तालीम को, तो उसके अकॉर्डिंग उसको देखना, उसके कंप्लाइंसेस को देखना, उसमें गैप आइडेंटिफाई करना और इम्प्लीमेंट करवाना। मेजर काम हमारा ये होता है कि हमें एकेडमिक्स में कहाँ कहाँ गैप है,
तो ये चीज़ें देखनी होती हैं और इसको हम कंटिन्यूस काम कर रहे हैं हम इस पर, और HEC हमसे ये चीज़ें पूछता है वाया QEC डिपार्टमेंट। तो जिस तरह तमाम सर्विसेज या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में देखें और अब तक यूनिवर्सिटी लेवल पे देखें कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक क्वालिटी का एक डिपार्टमेंट है, एग्रीड। इसी तरह प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन यानी स्कूल लेवल पे और कॉलेज लेवल पे मैं एक आपके चैनल से कि चैनल के तवज्जो से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें भी गवर्नमेंट को चाहिए कि स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल में भी हर कैंपसेस में नहीं तो कम से कम उनके हेड ऑफिस में एक क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल का एक ऑफिस कायम करना चाहिए, जिसका मेजर काम क्या हो कि असेसमेंट एंड एवोल्यूशन एकेडमिक्स की। देखें हम ये नहीं कह रहे कि हम गलत कर रहे हैं, हम उसकी किसी के ऊपर एक पुलिसिंग कर रहे हैं, बट मेन थिंग इज दैट हाउ टू फैसिलिटेट क्वालिटी इन्हांसमेंट से हम नॉट सिर्फ पुलिसिंग नहीं करते हैं, हम फैसिलिटेट भी करते हैं, गैप आइडेंटिफाई करके उनको ट्रेनिंग भी सेशन भी देते हैं। तो कॉलेज और स्कूल में ये चीज़ें नहीं है। अभी इस वक्त पाकिस्तान में तमाम यूनिवर्सिटी में 95 बल्कि 95 से अबव % यूनिवर्सिटी तमाम यूनिवर्सिटी में QEC का ऑफिस बेहतरीन काम कर रहा है, HEC के साथ लाइजन है और अपने यूनिवर्सिटी के साथ। तो लेकिन कॉलेज में और प्राइमरी वो स्कूल लेवल पे क्वालिटी का कोई ऑफिस नहीं है, क्वालिटी डिपार्टमेंट ही नहीं है। जो टीचर पढ़ा रहा है वो टीचर इटसेल्फ है। मैं ये नहीं कहता हूँ टीचर की अकाउंटेबिलिटी करें, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग देखें टीचर अगर देखा जाए ट्रू स्पोकिंग के टीचर भी वैसा नहीं पढ़ा रहा जो चाहिए, तो एक सेट पैरामीटर्स होते हैं, उस सेट पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली हमें चेक करना चाहिए। देखें टीचर की असेसमेंट एवोल्यूशन होना चाहिए, स्टूडेंट की असेसमेंट एवोल्यूशन होना चाहिए, उनकी फीडबैक का कल्चर होना चाहिए, सर्वे होते हैं मुख्तलिफ सर्वे हर सेमेस्टर पे, जिससे QC सर्वे लेता है, टीचर से फीडबैक लेता है, स्टूडेंट की फीडबैक लेता है, और टीचर फीडबैक देता है प्रॉपर वे में, और स्टूडेंट उसके फीडबैक के बेसिस पे हम अलुमनाई से ही फीडबैक लेते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयर से भी फीडबैक लेते हैं जब बच्चा मार्केट में जाता है। तो जब तक आप लोगों से फीडबैक लेकर उसको टेबल पर रख के उसके अकॉर्डिंगली अपने इदारों को डेवलप नहीं करेंगे, कहीं पे गैप है उस टीचर को बुलाकर आप उसकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नहीं करेंगे, उसको मोटिवेट नहीं करेंगे, तो ये कल्चर डेवलप नहीं होगा, फिर हम उसी जगह पर रहेंगे। तो माजरत के साथ स्कूल और कॉलेज में ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी स्कूल पूरे पाकिस्तान में स्कूल, और मेरे ख्याल में KPK में शायद मुझे पड़ता है कि शायद उन्होंने क्वालिटी डिवीजन बना दिया है। अच्छा। लेकिन इस वक्त ओवरऑल पाकिस्तान में किसी स्कूल और किसी कॉलेज में क्वालिटी डिवीजन नहीं है। ये सर भी सेकंड करेंगे इस बात को, क्वालिटी डिवीजन का ऑफिस होना चाहिए, जिसकी जिम्मेदारियां हो कि वो कंटिन्यूसली इस चीज़ को फोकस करे कि हमारे इदारे में क्वालिटी स्टैंडर्ड की तालीम दी जा रही है या नहीं दी जा रही है इन एवरी सेक्टर्स में। ठीक है, अब आ जाए पैरामीटर्स, उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं। देखिए टोटल जो मैं कहूँगा 5 फैक्टर्स हैं जिसमें मैं फोकस करूँगा। ये बेसिकली 5 फैक्टर्स पे अगर हम तवज्जो दे दें ना तो चीज़ें खुद ब खुद डेवलप हो जाएंगी। एज ए इंडिविजुअल मैं बात कर रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट की बात अभी फिलहाल नहीं कर रहा हूँ, एज ए मैनेजमेंट, पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, एज ए इंडिविजुअल टीचर इटसेल्फ। सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर में वो तमाम सहूलियात फैसिलिटेशन आ जाती हैं। देखिए हम अगर टीचर्स को हम तनकीद करते हैं तो क्या हम उसे फैसिलिटेट कर रहे हैं, क्या उसको उसके सैलरी उसके अकॉर्डिंगली दे रहे हैं, क्या उसके पास वर्कलोड है, कॉपी चेक करने का टाइम है, प्रॉपर वो अपनी तैयारी लेक्चर कर रहा है। तो सबसे पहले जो है ना वो है हमें फैसिलिटेट करना इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, प्रॉपर लाइब्रेरी, प्रॉपर IT सिस्टम, सारी चीज़ें। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मेन है, क्लासरूम, सारी चीज़ें ओवरऑल आगे डोमेन में। इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद दूसरा जो हमारा आता है वो करिकुलम। करिकुलम कैसा है हमारा, वही पुराना करिकुलम पढ़ाया जा रहा है या करिकुलम अप टू द मार्क है, और करिकुलम की को टाइमली हम एज पर डिमांड, एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर फीडबैक क्या चेंज कर रहे हैं, क्या उसकी वीकली नहीं, मंथली या एवरी सेमेस्टर वाइज या एवरी ईयर वाइज क्या उसकी कुछ असेसमेंट हो रही है, उसको दोबारा हम रिवाइव कर रहे हैं। तो करिकुलम पे फोकस करना है, हमारा करिकुलम अप टू द मार्क है नहीं है। तीसरी चीज़ आती है फैकल्टी या टीचर्स। हमारे जो टीचर्स है वो प्रॉपर ट्रेन है या नहीं है, गैप कहाँ है, TNA सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ, ट्रेनिंग नीड असेसमेंट नहीं है। आप देख लें अगर स्कूल और कॉलेजेस में किसी टीचर, किसी भी जाकर आप प्रिंसिपल से पूछ लें कि भाई आपके यहाँ TNA सिस्टम है, दे आर ब्लैंक, कि उनको नहीं पता है TNA क्या होता है। ट्रेनिंग नीड असेसमेंट होनी चाहिए कि आप अगर 100 टीचर्स हैं या 50 टीचर्स हैं आपके, तो क्या आपने ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाया है कि किस टीचर को किस चीज़ की ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अगर मैथ्स का टीचर अच्छा पढ़ा रहा है शायद वो अच्छा कम्युनिकेशन नहीं करता होगा, अगर वो इंग्लिश का टीचर अच्छी कम्युनिकेशन करा रहा है वो इंटरेक्शन नहीं करता पाता होगा। तो क्या कोई ऐसा डिपार्टमेंट है, कोई ऐसा डिवीजन है जो इस टीचर्स की नीड असेसमेंट कर रहा है, उसकी ट्रेनिंग के असेसमेंट, ट्रेनिंग नीड असेसमेंट के बाद आता है उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, या तो इन हाउस ट्रेनिंग दें या फिर आउटसोर्स करवाएं, जिससे चीज़ें डेवलप्ड होती हैं।
तो फैकल्टी आ गए यानी टीचर्स आ गए, ये थर्ड हो गया। इसके बाद हमारी जो आती है कि इन तमाम चीज़ों के बाद जो फीस स्ट्रक्चर्स क्या है ये भी फोकस करती हैं। इससे भी प्रॉब्लम आई थी कितनी फीस स्ट्रक्चर है, क्या है क्या नहीं। फीस का बहुत बड़ा मामला है, सर ने भी हाईलाइट किया। प्राइवेट में हम फीस बहुत ज़्यादा लेते हैं, उसको देखना चाहिए हमें किस तरह से हम फीस को मिनिमम उस पर ले आ सकते हैं, ठीक है। और पांचवा जो सबसे मेजर पार्ट है वो इन तमाम के साथ जो एंड में है वो है असेसमेंट एंड एवेल्युएशन। जब मैं असेसमेंट एंड एवेल्यूशन की बात करता हूँ तो दो हिस्सों में, एक ऑपरेशन असेसमेंट एंड एवेल्यूशन यानी कि थ्रू आउट एकेडमिक्स ईयर्स के अंदर जो कि क्वालिटी डिवीजन करे अगर वो हो तो, या किसी और डिपार्टमेंट से करवाएं। दूसरा असेसमेंट एवेल्यूशन उस बच्चों की, यानी कि एग्जाम मैकेनिज्म। ये नहीं हो कि जस्ट फिलिंग द पेपर्स, जिसने जितनी भी कॉपी लगा दी, जितने अच्छा लिख दिया। वो एग्जाम्स जो होता है वो देखें आप पूरे आपने जैसे साल आपने पढ़ाया, जब आप पेपर लेते हैं दरमियान में आप उनकी बच्चों की प्रेजेंटेशन स्किल, उसकी डिफरेंट चीज़ों के मार्क्स रखें, उनकी प्रेजेंटेशन रखें। पूरा एग्जाम मैकेनिज्म हमें रिवैम करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, उसकी असेसमेंट है। तो असेसमेंट एवोल्यूशन भी है। तो ये 5 मेजर चीज़ें मैंने बताई जिसमें अब अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे आ जाए हम, यहाँ तक तो स्कूल कॉलेजेस तक, यूनिवर्सिटी में आ जाए रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कल्चर है उस यूनिवर्सिटी में, या टीचर को इतने कोर्सेज दे दिए गए कि बेचारा रिसर्च नहीं कर सकता। और अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट है तो वो भी अगेन क्या नंबर गेम है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट बच्चा अगर कर रहा है, टीचर्स कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, बच्चों से करवा रहा है, तो क्या अपनी पब्लिकेशन पे जोर दे रहा है ताकि मैं बेहतर मेरी प्रमोशन हो जाए। क्या वो रिसर्च सोसाइटी के लिए बेनिफिट है या नहीं है। नंबर ऑफ, मैंने ऐसे देखे प्रोफेसर नंबर ऑफ रिसर्च पेपर में, और हर महीने एक रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहा है जनाब उनका। वो कैसे हो सकता है हर महीने रिसर्च पेपर पब्लिश। वो जस्ट लाइक मैं समझता हूँ कि मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन कॉपी पेस्ट होगा या जो भी चीज़ें होगी, लेकिन वो सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए नहीं है। अगर मैं 10 रिसर्च कर लूँ लेकिन मेरी सोसाइटी को उसका फायदा ना पहुंचे, तो यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कल्चर इस तरह होना चाहिए ताकि वो जो रिसर्च करे उस रिसर्च से सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करे और उसको फिर उसकी रिकमेंडेशन करे हायर अथॉरिटीज़ को, फिर वो रिसर्च वाकई में रिसर्च होता है। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कल्चर हमारे यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे यहाँ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल नंबर गेम्स है, वो क्वांटिटी पे बेस किया जाता है, नॉट क्वालिटी। तो ये 5-6 चीज़ें हैं जिसको हमें फोकस करना पड़ेगी। वो मेजर फैक्टर्स हैं जो उसको आप कहते हैं KPIs हैं, जैसे टीचर की फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला, फीसेस का मामला, टीचर्स की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मामला, ठीक है, करिकुलम की चीज़ों को देखना, और फिफ्थ वन जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये इन तमाम चीज़ों को हमें फोकस करना पड़ेगा, तो जाकर वो किसी चीज़ों पे हम इम्प्रूव कर सकेंगे अकॉर्डिंगली। अच्छा जी, मैं आपकी तरफ आऊँगी इस पे। अगर आप जो ये इतनी सारी बातें हुई हैं उस पर अगर आप कुछ कहना चाहें तो वो भी कहें, और ये भी कहें कि वज़ीर तालीम साहब जो है कि ये चीज़ें उनको नहीं पता या उन तक ये चीज़ें नहीं पहुंची। अब आज हमारे प्रोग्राम में जिस तरह से सर बता रहे हैं, हर एक पॉइंट को प्रॉपर तरीके से बता रहे हैं जिससे बहुत बेहतरी आएगी, ठीक है। तो मतलब अगर हमारा कोई बच्चा यहाँ एजुकेशन लेता है तो वो पाकिस्तान में नहीं रहता, वो दुनिया भर में भी जाता है जॉब के लिए, तो क्या हमारे बच्चे वहाँ के लिए इतनी अच्छी एजुकेशन है कि वो मुल्क से बाहर, किसी भी मुल्क में, पाकिस्तान से बाहर वो किसी भी मुल्क में जाके अगर कोई जॉब करता है तो क्या वो इस काबिल होता है? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, सर ने बहुत अच्छी बातें की, और जितनी बातें की वो सारी बातें जो हैं वो हकीकत हैं। अच्छा, अब यहाँ हमारे पास 2 सिस्टम चल रहे हैं एजुकेशन के, एक गवर्नमेंट लेवल पे है, एक प्राइवेट लेवल पे है। अच्छा, अब जो सिस्टम गवर्नमेंट लेवल पे चल रहा है, प्राइवेट लेवल पे तो बेहतर है जी, मैं बस गवर्नमेंट लेवल पे तो अल्लाह ही हाफिज है। मैं इसी बात पे आ रहा हूँ। जो सिस्टम प्राइवेट लेवल पे चल रहा है वो एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट लेवल पे इस तरह बेहतर हो जाता है कि जो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन है स्कूल की। अब मिसाल के तौर पे मैं एक पेरेंट हूँ, मैंने आपके स्कूल में एडमिशन कराया, किसी भी कंप्लेन पर या किसी भी इशू पर मैं डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर सकता हूँ और मैं उस प्रॉब्लम को हाईलाइट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे फीस पे कर रहा हूँ और मैं बड़े धड़ल्ले से एडमिनिस्ट्रेशन से ये बात पूछ सकता हूँ कि मैंने ये जितना गैप देखा है इसका जवाब मुझे उनसे चाहिए, यानी वो मुझे पाबंद होंगे उसका जवाब देने पे। अच्छा, अब इसको देखते हुए दूसरा एक होते हैं कॉम्पिटिटर्स। तो प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है कि हर स्कूल दूसरे स्कूल से
आगे बढ़कर अपने करिकुलम को या अपने स्कूल इस इंफ्रास्ट्रक्चर को ले जाने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो पेरेंट्स की नज़र में अच्छे से अच्छा मयार देकर उनको सेटिस्फाई कर सके या पेरेंट्स का जो रश है वो अपनी तरफ लेके आ सके। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ आते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे मेन चीज़ यह है कि उनका अब तक अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही ध्यान नहीं है। यानी वो स्कूल, उनके पास बच्चों की क्लास में छत नहीं होती, बैठने के लिए डेस्क्स नहीं होती, पढ़ाने के लिए टीचर्स नहीं होते। तो सबसे पहले तो उन्हें अपनी बेसिक्स जो है ना उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, ध्यान कब देंगे? जब वो उनकी अहमियत में वो चीज़ शामिल होगी। अब होता क्या है कि हमारे पास जितने गवर्नमेंट स्कूल हैं उनके, अभी आप देखें जितने स्टेटमेंट हमारे पास पूरे अगस्त में आए हैं, 2 महीना स्कूल बंद रहा, आए रोज हर 4 दिन के बाद स्कूल को बंद कर दिया जाता है कि जी क्या हो रहा है, तेज बारिशें हो रही हैं। हाँ, अभी भी बंद। अच्छा, अब ठीक है, अगर आप वेदर फोरकास्ट के ऊपर आप स्कूलों को बंद कर दे रहे हैं तो आप उसका ऑल्टरनेट प्लान भी लेके आए। देखें, हफ्ते में अगर 5 दिन स्कूल लग रहा है और आपने बीच में कहीं बंद कर दिया तो आपको तो ऐलान करना चाहिए कि इस वीकेंड में भी स्कूल वाले अपनी ऑल्टरनेट क्लासेस दें। क्योंकि होता यह है कि अगर एक प्राइवेट स्कूल की बात की जाए, उनका एक प्लान चल रहा होता है एकेडमिक्स को लेकर, वो अपना एक पूरा ईयरली, हाफ ईयरली ये पूरा प्लान लेके चलते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग उन बच्चों के असेसमेंट लिए जाते हैं। डेली बेस पर डेली प्लानर्स होते हैं उन बच्चों के कि आज की लेक्चर में इस सब्जेक्ट के टीचर ने इस टॉपिक के ऊपर बात करनी है। अब जो टॉपिक होता है उसके भी पार्ट होते हैं। पहले वो टीचर उस टॉपिक की बच्चों को एक्सप्लेनेशन करेगा, देन उसके बारे में बच्चों से पूछेगा, देन उसका रिटर्न वर्क लेगा, देन उसका होमवर्क देगा। अब हर टॉपिक जो है एक कम से कम 3 से 4 क्लास के ऊपर जो 1 घंटे की क्लास होती है वो डिपेंड करता है। यानी 4 दिन कम से कम वो एक टॉपिक ले रहा है उस बच्चे का। अब उसमें अगर आपने 2 दिन स्कूल बंद कर दिए तो डायरेक्टली वो टीचर कहाँ पे आ गया, रिटर्न वर्क के ऊपर आ गया, क्योंकि उसका एकेडमिक्स जितना एक ड्यूरेशन है वो तो शॉर्ट हो गया ना। हमारे पास जो एक एकेडमिक ईयर होता है वो 12 महीने का नहीं होता। उसकी वजह यह है कि 2 महीने छुट्टी में चले जाते हैं। फिर उसके अलावा हमारे पास विंटर वेकेशन अलग आ जाती हैं। पूरे साल के अंदर हमारे पास जो हॉलीडेज हैं वो जरूरत से ज्यादा हॉलीडेज हमारे पास हैं। और हर चीज पे हमारा सबसे पहले स्टेप क्या होता है कि जी स्कूलों को आज छुट्टी कर देंगे। जबकि होना ये चाहिए कि अगर आपका कोई ऐसा नेशनल डे भी है या कोई ऐसी आपको लगता है कि, तो उनमें आप स्कूल लगाएं, बच्चों को उसके बारे में आप बताएं और उसके बाद उनकी पढ़ाई को वैसे ही चलने दें, बनिस्बत आप उसको डिस्टर्ब करने के। तो अगर हमें ओवरऑल देखा जाए कि अच्छा एजुकेशन सिस्टम में जो इन्होंने बात की थी सबसे पहले, वो हमारे असेसमेंट हमारे असेसमेंट हैं। हमारे असेसमेंट का जो निज़ाम है वो सबसे पहले बेहतर करना चाहिए। देखें, स्कूल के अंदर आप जितना जोर लगा लें बच्चे के एग्जाम के ऊपर, उस बच्चे को डर होता है कि मुझे चीटिंग करने का मौका नहीं मिलेगा। वो अपने एफर्ट से काम कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा मैट्रिक के एग्जाम देने के लिए जाता है या इंटर के एग्जाम देने के लिए जाता है, वहाँ सेंटर्स का निज़ाम इस तरीके का कि उस बच्चे को वहाँ एक नया माहौल मिल जाता है कि मैं चीटिंग के जरिए अपनी बहुत सी चीजें कर सकता हूँ। यानी सबसे पहले तो इन्हें इन चीजों को कंट्रोल करना चाहिए। और दूसरी मेरी रिक्वेस्ट ये कि मिनिस्टर एजुकेशन साहब इस चीज के ऊपर खास तवज्जो दें कि स्कूलों की मजीद तातीलात ना की जाए। और अगर आप कर भी रहे हैं किसी भी वजह पे, तो आप उसके ऑल्टरनेट प्लान लेके आए ताकि बच्चों का किसी भी तरीके का तालीमी हर्ज ना हो सके। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते कोई मैसेज अगर आप देना चाहें, आखिरी मिनट है मेरे पास। मैं एक जुमला बोलूंगा सिर्फ। कहते हैं ना, चेंज विद चेंज अदरवाइज चेंज विल चेंज यू। चेंज विद चेंज अदरवाइज चेंज। अगर तब्दील के साथ हम तब्दील नहीं करेंगे होंगे ना, तो ये तब्दीली हमें तब्दील कर देगी और हम तब्दील हो रहे हैं। ठीक है, हम पीछे हो रहे हैं। ठीक है जी, ब्रेक लूंगी, हेडलाइंस है। थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लेके आए। अब हम जाते हैं एक ब्रेक।